जब कुछ लोग मिलकर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके दिमाग में यही आता है, यार कोई कंपनी बनाते हैं और कंपनी बना के काम शुरू करते हैं। तो जो ये कंपनी है, आज का हमारा टॉपिक वही है। इंडिया में दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट लिमिटेड बना के उसमें बिजनेस शुरू करने के क्या फ़ायदे हैं। कंपनी का सबसे पहला फ़ायदा है लिमिटेड लायबिलिटी। देखो, कंपनी के नाम में ही लिमिटेड है, तो इसमें क्या है कि जो भी पर्सन्स कंपनी बना रहे हैं, जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी उनकी इन्वेस्टमेंट तक ही लिमिटेड होती है, उससे ऊपर नहीं होती। अगर फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आता है या कोई लीगल इशू आता है जिसके कारण कंपनी लॉस में आती है, तो उन्होंने जितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी लायबिलिटी वहीं तक रह जाती है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि एक शेयर होल्डर है, उसने कंपनी में 1 लाख रुपए के शेयर लिए हैं और फ्यूचर में कंपनी में लॉस हो गए हैं और कंपनी के जो लायबिलिटीज़ हैं या डेट्स हैं वो 10 लाख के हो गए हैं, तो उसकी लायबिलिटी जो उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया है वहीं तक है, उसका लॉस उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। दूसरा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है कंपनी एक। इसका मीनिंग क्या है कि कंपनी को इंडियन लॉज में एक सेपरेट पर्सन के एज सेपरेट पर्सन आइडेंटिफाई किया जाता है। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, बैंक अकाउंट खोल सकती है, किसी से एग्रीमेंट कर सकती है और किसी के ऊपर केस भी कर सकती है और कोई इसके ऊपर भी केस कर सकता है। तो ये जो भी लीगल इश्यूज होते हैं वे कंपनी के नाम पे होते हैं, उनके शेयर होल्डर्स के नाम पे नहीं होते। जो सेपरेशन है इससे थोड़ा पर्सनल रिस्क कम हो जाता है और कंपनी की लीगल क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और पॉइंट है कि ना, कंपनी की जो लाइफ टाइम है वो अनलिमिटेड होती है। अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ होती है या इंसॉल्वेंसी होती है या शेयर होल्डर या डायरेक्टर रिटायर होना चाहते हैं तो उससे कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी कंटिन्यू रहती है और कंपनी की ओनरशिप या मैनेजमेंट के चेंज होने से भी कंपनी बंद नहीं होती, ये कंटिन्यू होती रहती है और इसकी प्रेजेंस रहती है। कंपनी बनाने का नेक्स्ट बेनिफिट है फंडिंग। कंपनी को ना, देखो, फंडिंग के लिए हम लोग बैंक के पास जाते हैं और बैंक से लोन लेते हैं, लेकिन कंपनी के पास ना बैंक को छोड़ के भी कुछ और एवेन्यूज़ होते हैं जहाँ से कंपनी लोन ले सकती है। आजकल कुछ मार्केट में प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं या कोई प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं जो कि कंपनी में कुछ उसका शेयर परचेज करके उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके की फंडिंग है वो कंपनी को इजीली मिल जाती है। आजकल तो हमने ये भी देखा है, लोग शार्क टैंक में जाते हैं और वहाँ से पैसे मांगते हैं। तो अगर हमने ऐसे किसी फोरम में जाना है तो उसके लिए हमारी कंपनी ही होनी चाहिए। कंपनी में ही ऐसे पर्सन इन्वेस्ट करते हैं, वो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्टमेंट। कंपनी का एक और हिडन बेनिफिट है कि कंपनी की ना थोड़ी सी इमेज प्रोफेशनल होती है। अगर आप किसी को बताते हो कि मैं कंपनी में काम करता हूँ या मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, तो जो आपका वेंडर है या कस्टमर है उसको लगता है ये बिज़नेस थोड़ा ट्रस्टवर्दी है और इससे हम बिज़नेस कर सकते हैं और ये स्टेबल रहेगा। तो ये अच्छी इमेज के कारण कंपनी को बिज़नेस लेने में थोड़ी सी आसानी होती है नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बिज़नेस से। और जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें भी ये इमेज उसको हेल्प करती है। कंपनी का नेक्स्ट बेनिफिट है कि जो फैमिली रन बिज़नेस होते हैं उनमें हमने देखा है कि ओनर्स और मैनेजमेंट सेम ही होती है। कंपनी में ना ओनर जो शेयर होल्डर होता है और उसकी मैनेजमेंट डायरेक्टर होते हैं वो डिफरेंट पर्सन हो सकते हैं। तो ओनर्स अगर खुद प्रोफेशनली मैनेज नहीं कर सकते तो वो कुछ पर्सन्स को हायर करके उनको डायरेक्टर बना के उनको मैनेजमेंट दे सकते हैं जो कंपनी को प्रोफेशनली मैनेज करेंगे और बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। कंपनी में ना कुछ टैक्स एडवांटेज भी होते हैं। कंपनी का टैक्स रेट है जो थोड़ा सा कम है पार्टनरशिप के कंपैरिजन में, और कंपनी को ना आज के डेट में कुछ इनकम टैक्स में डिडक्शंस भी मिलती हैं, जैसे स्टार्टअप के लिए 80 IAC की डिडक्शन मिलती है। इसके बारे में डिटेल से जानने के लिए आप अपने CA से कंसल्ट कर। बेनिफिट है जो कंपनी में शेयर ट्रांसफ़र करने थोड़े इजी है पार्टनरशिप फर्म के कंपैरिजन में। इसमें है कि किसी पार्टनर ने अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी में अपने शेयर किसी को सेल करने हैं या एग्जिट करना है तो उसकी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है, उनके अकॉर्डिंग उनके अंडर वो इजीली अपने शेयर किसी को सेल करके कंपनी से एग्जिट कर सकता है। तो कंपनी के हमने बेनिफिट तो देख लिए। अब कंपनी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए जिनमें से एक इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। तो ये 2 पर्सन कंपनी के शेयर होल्डर और डायरेक्टर बन जाते हैं। और कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो इंडिया में होना चाहिए, आउटसाइड इंडिया नहीं होना चाहिए। जो 2 पर्सन हैं इनके पास पैन कार्ड होने चाहिए अगर वो इंडियन नेशनल है, और अगर फॉरेन नेशनल है तो उसके पास हमें पासपोर्ट होना चाहिए। और इनके हमें आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो हो गए नॉर्मल उसके आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट। लेकिन आजकल ना थोड़ा एड्रेस प्रूफ भी चाहिए जिसको हम KYC बोलते हैं। उसमें उस पर्सन का लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी का बिल चाहिए हमें, या कोई टेलीकॉम का बिल उसके नाम पे हो या रेंट एग्रीमेंट हो, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ये जो 2 पर्सन हैं
इनके हम डीएससी अप्लाई करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट कंपनी बनाने के लिए उस पर्सन के पास होना चाहिए। ये अगर कंपनी के शेयर होल्डर या डायरेक्टर जितने भी हैं सबके पास अपना डीएससी होना चाहिए। और उसके बाद कंपनी में ना एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जो भी पर्सन को हम कंपनी का डायरेक्टर बनाना चाहते हैं उसको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर मींस डिन को अप्लाई करना होता है। जब वो डिन अप्लाई करने के बाद हमें इशू हो जाता है उसके बाद हम कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। कंपनी को फॉर्म करने के से पहले हमें 2 डॉक्यूमेंट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिनको शॉर्ट में एमओए और एओए कहते हैं, वो भी फिल करने होते हैं। उसमें क्या क्लोज आती हैं और क्या उसके कंटेंट्स होते हैं ये आपको आपका सीए या सीएस इजीली बता सकता है और उनको वो ड्राफ्ट कर। ये सारे डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाते हैं उसके बाद INC 9, DIR 2 और DIR 3 ये डॉक्यूमेंट को फाइल करके हम कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखते हैं अगर हमने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो कंपनी को बनाने के लिए हमें कंपनी का नेम चूज़ करना होता है। तो नेम को चूज़ करने से पहले हमें देखना चाहिए कि कंपनी की जो MCA की साइट है उस पर वो नेम अवेलेबल है या नहीं है। और इसकी कुछ ना गाइडलाइंस हैं MCA की, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही नेम होना चाहिए। उन गाइडलाइंस के लिए डिटेल आप अपने MCA की साइट पर जाके देख सकते हो। और अगर आपको फ्यूचर में उसी नाम से वेबसाइट बनानी है या ट्रेडमार्क लेना है तो वहाँ पर भी उसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो कि वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं। अगला स्टेप, जैसे हमने पहले बोला कि DSC चाहिए, डिजिटल सिग्नेचर, तो हमें DSC के लिए अप्लाई करना होता है। DSC आने के बाद वही हमने अपने डिन अप्लाई करने होते हैं। जब हमारे पास DSC और डिन आ जाते हैं तो जो नेम हमने चूज़ करा था हम उस नेम को रिजर्व करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। जब हमें नेम मिल गया कंपनी का तो अपने डिन, पैन और दोनों को इनको एंटर करके हम कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की एप्लीकेशन को अप्लाई कर देते हैं, जो कि 8 से 10 दिन में कंपनी हमारी बन जाती है और हमें इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके लिए हमें कुछ ना गवर्नमेंट की फ़ीस भी पे करनी होती है। इसमें एक पार्ट तो MCA की फ़ीस का होता है और एक पार्ट ना जो भी जिस भी आप स्टेट में कंपनी बना रहे हो उस एज पर उस स्टेट की आपको स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप पे करते हो विद फीस तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है कंपनी का। और कंपनी के केस में आपका पैन, जो इनकम टैक्स का पैन और टैन नंबर है, वो साथ में ही मिल जाते हैं। जब आपके पास कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट आ गया उसके बाद आपको कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट खोलना होता है। तो जब आपने कंपनी का बैंक अकाउंट खोल लिया तो बैंक अकाउंट की डिटेल देखिए, आपने एक फॉर्म INC 20 बिजनेस कमिटमेंट सर्टिफिकेट को अप्लाई करना होता है। यहाँ पे देखो हमने कंपनी को बना लिया, हमारी कंपनी बन गई है। इसके बाद अगर कंपनी के हमें GST एप्लीकेबल होगा तो हमें GST अप्लाई करना होगा, या कोई और जैसे ड्रग लाइसेंस या लिकर लाइसेंस या फसाई का लाइसेंस जो भी एप्लीकेबल होगा उसको अप्लाई करके वो लेना होगा। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद जब उसके डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं तो हमें उसमें ना कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं। कोई भी बिजनेस अगर करते हैं हम तो हमें कुछ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उसमें मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसमें कैश बुक आ गया, लेजर आ गया, जर्नल आ गया, ये तो बनाने ही पड़ते हैं हमें। और ईयर एंड पे हम उसका बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाते हैं। ये तो हर बिजनेस में कॉमन डॉक्यूमेंट्स है जो बनते हैं। कंपनी के केस में कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा बनते हैं, जो जैसे कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स, की पर्सन की डिटेल्स और शेयर अलॉटमेंट, शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर्स, ये सारे रजिस्टर कंपनी में मेंटेन करने पड़ते हैं, जिनको कि CS या CA मेंटेन करने में आपकी हेल्प कर सकता है। फिर कंपनी में जो मीटिंग्स होती हैं कुछ उनको हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग्स। तो इन जो बोर्ड मीटिंग्स का रिकॉर्ड होता है, जो उनके मिनट्स होते हैं, उनको भी हमें एक मिनट रजिस्टर में रिकॉर्ड करना होता है। और ये मीटिंग एवरी 3 मंथ्स होती है। और कंपनी के एक एनुअल मीटिंग होती है जिसे हम AGM, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं। और कंपनी के केस में अगर कोई भी डिसीजन लेते हो आप, उसके लिए आपको रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो एक रजिस्टर बनता है जिसमें सारे रेजोल्यूशंस की डिटेल लिखी होती है और ये भी मेंटेन करना होता है। अब साल के एंड में हमने कंपनी में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया, साथ में ये इन सब की कुछ फाइलिंग भी होती है। एक तो इनकम टैक्स में फाइलिंग होती है जो हम सब करते हैं। कंपनी के केस में कुछ ना एडिशनल फाइलिंग होती है, जैसे फॉर्म AOC 4, MGT 7, ये MCA की साइट पे अप्लाई होते हैं। और इनको ये थोड़े कॉम्प्लिकेट फार्म है और इनको फिल करने के लिए आपको अपने किसी के प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। और कंपनी के केस में क्या है कि थोड़े से ये कंप्लायंस के लिए हमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, बिकॉज कंपनी में पेनल्टीज़ की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने कोई भी फॉर्म लेट फाइल किया तो पेनल्टीज़ की अमाउंट ह्यूज पाइल अप हो जाती है, जो कि बाद में थोड़ा इशू करती है। अगर आप कंपनी में कुछ ज़्यादा पर्सनस हायर कर रहे हो तो उस केस में PF ESI की भी एप्लीकेबिलिटी हो जाती है।
तो ये कौन कौन से रूल्स कंपनी में अप्लाई होते हैं और कौन कौन से कंप्लाइंस आपने करने हैं, इसका आपको एक प्रॉपर रजिस्टर या कैलेंडर बना लेना चाहिए, और ताकि आप कुछ भी मिस ना करो और ये इजीली फाइल कर सको। हमने देख लिया कि कंपनी बनाने के इतने फ़ायदे हैं। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो कोई ना कोई नुकसान तो होगा ही। तो कंपनी के जो नुकसान है या लिमिटेशंस है वो देखते हैं। सबसे पहले तो वही है, कंप्लायंस बहुत ज़्यादा है। अगर नॉर्मल बिजनेस से हम कंपेयर करते हैं तो कंप्लायंस और रूल रेगुलेशंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, और उनको टाइम पे पूरा ना करने पे पेनल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो कुछ जो मैंडेटरी फाइलिंग है कंपनी की, हमने बताया था कि एनुअल फाइलिंग आरओसी में होती है, इनकम टैक्स रिटर्न भी कंपलसरी है, और बोर्ड मीटिंग के रजिस्टर्स भी आपको बनाने पड़ेंगे। तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपको बनाने पड़ते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स की लिमिट 200 तक ही है। अगर आपको 200 से ज़्यादा शेयर होल्डर बनाने हैं, मतलब उनसे पैसा इकट्ठा करना है या उनसे इन्वेस्टमेंट करवानी है, तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अवेलेबिलिटी नहीं है। और जो प्राइवेट कंपनी है ना, ये मार्केट में भी पैसा रेज नहीं कर सकती। जैसे हमने देखा है मार्केट में कंपनीज के शेयर ट्रेड होते हैं, या कोई कंपनी IPO लेके आती है, उसके लिए आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनानी पड़ती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, ये इसकी थोड़ी सी लिमिटेशन है। हमने एक पीछे बोला था कि अगर किसी पार्टनर ने किसी को शेयर अपना ट्रांसफ़र करना है या सेल करना है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं। इसमें क्या है कि आपको दूसरे शेयर होल्डर से अप्रूवल लेनी पड़ती है। इसमें आप फ्लेक्सिबल नहीं होगी, जिसको मर्जी अपना शेयर सेल कर दिए या ट्रांसफ़र कर दिए। इसके बाद कंपनी बनाने में ना थोड़ी सेटअप कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। जो हमने देखा, इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, आपको डिन अप्लाई करना पड़ेगा, DSC लेने पड़ेंगे। तो ये कुछ फ्री तो होता नहीं है, सब में चार्जेस तो होते ही हैं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको किसी कंसल्टेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, वो भी फीस चार्ज करता है। सेटअप कॉस्ट कंपनी में थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। और ये इतने कंप्लायंस बताए थे हमने, कंप्लायंस को फिल करने के लिए भी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। फिर लास्ट वाला इशू आता है प्राइवेसी का। कंपनी की जो बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल्स हैं, वो हम MCA पोर्टल पे अपलोड करते हैं। वो कोई भी पर्सन कुछ फीस दे के वो देख सकता है। ये चीज़ प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म में नहीं होती। तो जो हमारे कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, और उनको कोई भी पर्सन देख सकता है। तो थोड़ा प्राइवेसी का है इशू रहता है, कोई भी हमने एनुअल फिगर्स को चेक कर सकता है। और ये तो सारे हमने देख लिए कंपनी बनाने के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है। लेकिन अगर आपको डिटेल में देखना है कि आप बिज़नेस कोई नया शुरू कर रहे हो, उसके लिए आपको कंपनी बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के काम करना है या पार्टनरशिप फर्म ही सही रहेगी, अगर आपको इसकी कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे पास या किसी भी और CA या CS के पास जाके उसकी कंसल्टिंग ले सकते हैं। थैंक यू।